नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का 5 महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ प्रश्न दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वें, यहाँ वे होगा, के विषय में लिखे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो 19वें अनुच्छेद है उसके विषय में, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे VVI लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शायद इस बार भी पूछ सके। तो चलिए इसका उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय संविधान में 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन, देखिए यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह से पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है तथा इस अनुच्छेद में 7 अधिकार दिए गए हैं जो निम्न है। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में 7 अधिकार दिया गया है। कितने अधिकार दिया गया है, तो 7 अधिकार दिया गया। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको इसे भी याद रखना होगा। अब हम आपको बारी बारी से वह 7 अधिकार के बारे में बताएंगे। एक बार फिर से इसे रिवीजन कर देते हैं ताकि आपका याद हो जाए कि भारतीय संविधान में 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है तथा इस अनुच्छेद में 7 अधिकार दिए गए हैं जो निम्न है। वो कौन कौन सा 7 अधिकार है, चलिए बारी बारी से उसे भी देख लेते हैं। तो पहला का अधिकार है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह 19वें अनुच्छेद का पहला अधिकार हो गया। दूसरा है शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, यह दूसरा अधिकार हो गया 19वें अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, तीसरा है कि संघ संस्था के निर्माण की स्वतंत्रता, यह भी किसके अंतर्गत आएगा, तो 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। चौथा है भारत में संचार वितरण की व्यवस्था, ये भी आएगा 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत। पांचवा है भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं, भारत की किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है कि संपत्ति अर्जन धर्म व्यय की स्वतंत्रता, यह हो गया छठा, ये भी किस में आएगा, तो 19वें अनुच्छेद में आएगा। और सातवां है कि जीविका अर्जन की स्वतंत्रता तथा कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं भारतीय अधिकार के 19वें अनुच्छेद में। ठीक है, तो इस प्रश्न को VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया, शायद इस बार भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वें अनुच्छेद में उसके विषय के बारे में लिखिए या 19वें अनुच्छेद के बारे में लिखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यह प्रश्न शायद इस बार भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन यह काफी महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो उत्तर में सभी लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के रूप में दो स्वरूप देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है यह भारतीय राजनीतिक दलों में राजनीतिक दलों के रूप में दो स्वरूप देखने को मिलता है। कौन कौन है, क्या है, वो आगे हम बताएंगे आपको। उसके बाद लिखिएगा कि एक वाइस से सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में फैला हो, ये तो पहला हो गया कि सामाजिक दल जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है, इसकी अस्तित्व जो है वो पूरे देश में होता है। ठीक है, उसका बाद लिखिएगा कि इनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। राजनीतिक दल की जो कार्यक्रम नीतियाँ जो है वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी स्थान राज्य स्तर पर भी होती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल
के जो स्थान स्तर जो है यह राज्य स्तर पर भी होता है, जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार में देखिए तो राज्य स्तर पर चुनाव हुआ मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो ये सब जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल में इस सब को हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न को भी आप VVI लगा लीजिएगा। दोस्तों इसका पहले से आपका जो क्लास 1 था तो आपको बता देना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक, ITI और पारामेडिकल का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो उसी में थोड़ा व्यस्त रहने के कारण उस पर थोड़ा फोकस किए हुए थे, लड़कन पे उस पर ध्यान दे रहे थे, जिसके कारण आप लोग का क्लास नहीं ले पाए। और दोस्तों एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम आई है पॉलिटेक्निक, ITI, पारामेडिकल के कुछ छात्र जो है, कुछ ऐसे छात्र जो हैं वो स्टूडेंट से गद्दारी किया है। वो क्या किया है हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ताकि आप भी सतर्क रहें, आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा ना हो। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, हम आपको वो बताएंगे कि वो चीटिंग जो किया है लड़का, वो किस चीज़ को लेकर के चीटिंग किया गया है। तो आप भी उसे थोड़ा समझदारी से ये सब काम को कीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, कह रहा कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पहला है आपका है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में पहले बताना है, और नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे कि आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन में क्या लिखेगा कि आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यह हो गया आर्थिक नियोजन का आंसर। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। अब लिखना है कि नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में। तो उद्देश्य देकर के हेडिंग दीजिए और लिखिए। तो उद्देश्य में लिखिएगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रपति, देखिए इसमें थोड़ा 2 जगह टाइपिंग में मिस्टेक है, एक विधवाओं यहाँ पे और तेरी आंखों, यहाँ 2 जगह टाइपिंग में मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, आप लोग को दिक्कत हुई है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रपति के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक में जो प्रयोग करना है वो भारत में आर्थिक का श्रेय नियोजन को दिया गया है। आर्थिक नियोजन का राष्ट्रपति के अनुसार जो देश के संसाधनों का विभिन्न जो विकासात्मक है वो भारत में आर्थिक का श्रेय नियोजन को दिया गया है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य विकास की दर जो है उसको बढ़ाना है। तो ये सब जो आपका हो गया उद्देश्य का हो गया। तो इसमें आपका 2 प्रश्न है, ये शायद 5 नंबर या 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को रोक रोक कर आप अपने कॉपी पे इसे लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ के इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति से क्या समझते हैं इसका उत्तर में लिखिएगा कि हरित क्रांति भारत में अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक के कीटाणुनाशकों, सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया। हरित क्रांति जो है वो भारत में अधिक उत्पादन के लिए अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या किया, तो अच्छा किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद वगैरह हो गया, कीटाणुनाशक दवाई और सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया, ठीक है। इस कारण फसलों की उत्पादकता जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये सब जो किया गया तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो फसल के जो उत्पादक था वो काफ़ी बढ़ गई थी। गेहूं जैसा खदान जो है वो उत्पादन में तो गुणवत्ता के रूप में वृद्धि हुई, यानी कि गेहूं का जो खदान में उसकी वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि हुई। तो यही क्रांति, यही क्षेत्र, इसी कृषि क्षेत्र को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वृद्धि हुई तो कृषि क्षेत्र की जो यह क्रांति है, इस क्रांति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ़ोन में रख लीजिए, 1-2 बार पढ़ के आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न में क्या करा है,
कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। उत्तर में क्या लिखिएगा, तो मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है इसमें से दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई तट से कितना किलोमीटर दूर है, तो 176 किलोमीटर दूर है। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1973 ईस्वी में की गई थी। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र की खोज 1973 में की गई थी। देश के कुल उत्पादक का 63% तेल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है, मुंबई हाई तेल से। ठीक है, कितना प्रतिशत, 63% उत्पादक इसी से आपूर्ति होती है। तो छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, लघु उत्तर ये है, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि जो पॉलिटेक्निक एग्जाम के समय क्या फ्रॉड हुआ था, आप लोग के साथ भी ऐसा हो, भगवान करे ना हो, कोई भी ऐसा आप लोग के साथ गलत काम ना करें। क्या हुआ था कि जैसे आप लोग के ग्रुप हम 10th क्लास के मैट्रिक परीक्षा का स्पेशल एक ग्रुप बनाए हैं, तो उसी तरह से पॉलिटेक्निक का भी एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI का स्टूडेंट जुड़ा हुआ था। तो उसमें एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो ज्वाइन हुआ, ग्रुप को ज्वाइन किया और उसमें मैसेज किया कि जिसको भी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का क्वेश्चन चाहिए वो हमसे संपर्क करें, पर्सनल मैसेज करें। इस तरह का मैसेज वो किया था। तो देखिए एग्ज़ाम के समय कोई भी यदि आपको ऐसा मैसेज करेगा, आप ही लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, कल आपका मैथ का पेपर है और आज कोई मैसेज किया, रात में मैसेज किया कि आपको मैथ का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। तो हम भी यदि आप लोग की जगह रहेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो हम भी चाहेंगे कि ना 1000 रुपये लेगा, 500 रुपया देगा, चलो उससे संपर्क करके क्वेश्चन पेपर हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से घटना घटा। 2-4 स्टूडेंट, पैरामेडिकल का लड़की थी, तो मैसेज की और वो 500 रुपया, कोई 1000 रुपया उसको ट्रांसफ़र किया। सब कोई स्टूडेंट 500 किया, कोई 1000 किया। इसलिए किया कि ताकि हमको क्वेश्चन पैरामेडिकल का मिल जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम थोड़ा हार्ड एग्जाम लिया था इस बार। तो बहुत सा सब सोच रहा था कि पैसा दे देंगे तो पेपर मेरे पास आ जाएगा तो मेरा एग्ज़ाम बढ़िया चला जाएगा। लेकिन वो पैसा तो सेंड कर दी, फ़ोन पे, कोई गूगल पे अपना कर दी, लेकिन उधर से क्वेश्चन वो सेंड नहीं किया, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन था ही नहीं। इतना आसान नहीं है दोस्तों पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन लीक करना और पैरामेडिकल या ITI का। जब आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो क्वेश्चन भी वहाँ पे रख लिया जाता है, क्वेश्चन को लाने नहीं दिया जाता है। सोचिए कितना हार्ड उसका एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से कोई लड़का फ्रॉड किया था, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, FIR किया जा रहा है। तो कोई भी यदि ऐसा आप लोग के नज़र में है, कोई भी मैंने आप लोग के पास बोला कि हम पॉलिटेक्निक वाले इसके साथ इससे किए, पैरामेडिकल के साथ इससे किए, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग भी सतर्क रहिएगा। आप लोग के साथ भी यदि कोई भी परीक्षा के समय बोलेगा कि 1000 रुपया हमको दो, हम तुमको क्वेश्चन देंगे, तो इस तरह से ये सब दूर रहिएगा। वायरल प्रश्न वगैरह जो बहुत आता है कि यह वीडियो देख लो, वायरल प्रश्न है, 100% लड़ेगा, तो ये सब से आप थोड़ा दूर रहिएगा। किसी का हाथ में नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन को वायरल कर देगा आम आदमी, ठीक है ना। तो ये सब जो भी अफवाहें हैं आप इससे दूर रहिएगा, ठीक है। और कोई भी काम हो, कोई भी जानकारी हो तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह इसका वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट इस पे पहली बार आए हैं इस यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको